हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए हम पढ़ रहे हैं अपने क्लास 12th का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है। और आज मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर का हमारा 5वां लेक्चर होने वाला है। तो इस क्लास में हम लोग क्या क्या बातें करने वाले हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है। उसके बाद हम लोग मेरे प्यारे बच्चों बात करेंगे एरिया वेक्टर क्या होता है। ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ जिसको हम कहते हैं गॉस लॉ, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज की क्लास में। ठीक है। तो अभी तक मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 4 लेक्चर कर चुके हैं और अपने चौथे वाले लेक्चर में हमने बात किया था मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, और उसके बाद उसमें डेरिवेशन था क्या मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो लेक्चर 4 के मेरे प्यारे बच्चों जितने भी हमारे पास डेरिवेशन थे, मैंने बार बार कहा था कि वो डेरिवेशन आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो उनको अच्छे से आपको सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास। तो सबसे पहले हमको सीखना है बच्चे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जैसे मान लो अभी तक हमारी जो बात चल रही थी वो पॉइंट चार्ज की बात चल रही थी। पॉइंट चार्ज किसे कंसीडर कर सकते हैं जी, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने चार्ज दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो उसको मेरे उसका जो लेंथ हो या उसका बच्चे ब्रेथ हो, वो इतना होना चाहिए कि हम उसको पॉइंट चार्ज कंसीडर कर पाए। ठीक है। ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। या मान लो कोई बॉल है, उसको मैंने चार्ज दे दिया और हम लोग उसको बहुत दूर से देख रहे हैं। ठीक है। तो उस रेफरेंस के हिसाब से ये जो बॉल होगी वो क्या कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट चार्ज की तरह वहां पे हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है। तो आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सीखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, सॉरी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट बिंदु जैसा नहीं है, पॉइंट जैसा नहीं है, अगर मान लो हमने एक रॉड ले लिया। ठीक है। तो रॉड हमारे पास मान लो यही हमारी पेन है, तो ये पॉइंट है क्या, आप कहेंगे ना जी। अगर मैंने इसको चार्ज दिया, मान लो अपने बाल से मैंने रब रब कर दिया इस पूरे पेन को, ठीक है, तो इस पे चार्ज आ गया। हम चार्जिंग मेथड सीख चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जो इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो कैसे होगा, तो आप कहेंगे सर लीनियरली होगा, है ना, लाइन के फॉर्म में होगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है एक लाइन के जैसे है। तो यहाँ पे भी जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लाइन के फॉर्म में होता है। तो इसी को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अच्छा जी, इतनी बात समझ में आई। इसी वाले हेडिंग के अंदर अभी हम थोड़ी देर बाद मेरे प्यारे बच्चों एक क्वांटिटी डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे लिखी गई है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास बच्चों एरिया है, जैसे मान लो आपके कॉपी का एक पेज ले लिया। ठीक है। तो उसकी लेंथ और ब्रेथ के कंपैरिजन में जो उसकी मोटाई है मेरे प्यारे बच्चों वो तो बहुत कम है। तो हम कहेंगे अपने आ, उसका कागज का जो पेज है उसके पास क्या है बच्चों, एरिया है, वॉल्यूम नहीं है। ठीक है। उसका एरिया निकालना होगा तो L इंटू बी आप कह देंगे। ठीक है। तो अगर मैं उसको चार्ज देता हूं तो उस पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मेरे प्यारे बच्चों एरिया में होगा ना, सरफेस पे होगा उसके। ठीक है। तो वहां पे हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर कोई हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, मान लो वो क्यूब जैसा है, वो हमारे पास स्फीयर जैसा है, उसको मैं चार्ज देता हूं तो उस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम में होगा। ठीक है। तो जहां पे चार्ज बच्चों वॉल्यूम में फैल जाएगा तो उसको हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जहां पे एरिया में फैलेगा, एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वहां पे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। जहां पे लाइन के फॉर्म में फैलेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है। चलो वन बाय वन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास क्या है, एक रॉड है मान लो जिसकी लेंथ कैपिटल एल या कुछ भी आप ले सकते हैं।
तो इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ये लाइन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो इसी को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे एक क्वांटिटी डिफाइन होती है जिसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक बात और मैं अपने प्यारे बच्चों को बता दूं कि यहाँ पे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही लेके चलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ सर? यूनिफॉर्म का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों की, जैसे मान लो अगर वही मैंने एक रॉड ले ली, ठीक है, इसको मैंने पॉजिटिवली चार्ज दे दिया, प्लस 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 प्लस, ठीक है, हमने चार्ज दे दिया। अगर मैं मान लो मैं कहता हूं कि बच्चे ये जो मेरे पास रॉड है वो 10 सेंटीमीटर का है, कितने सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर का है। अब मैंने ये जो चार्ज इस पे दिया है वो चार्ज कितना है, तो उस चार्ज की वैल्यू में मान लो बोलता हूं 20 कूलम। ऐसे ही आपको एग्जांपल समझाने के लिए, ठीक है, एक मैंने नंबर ले लिया। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, अगर मेरे से आके कोई पूछता है कि बताइए तब 2 सेंटीमीटर में कितना इसके पास चार्ज होगा, इस वाले रॉड के पास, ये रॉड है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, मैं कहूंगा कि भैया अगर मैं किसी तरीके से 1 सेंटीमीटर में कितना चार्ज है, कितनी अमाउंट ऑफ चार्ज है, वो हमको पता लग जाए तो हम 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर सबका हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ जी, तो वही काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो अगर मान लो बच्चे 10 सेंटीमीटर में 20 कूलम चार्ज है, तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ, यूनिटरी मेथड लगा दो कि 1 सेंटीमीटर में कितना चार्ज होगा, तो 20 कूलम बाई 10, ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 2 कूलम चार्ज हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको समझ में आई। तो जब 1 सेंटीमीटर में चार्ज आपको पता लग गया तो आप जहां मन ले, जितना मन ले उतने सेंटीमीटर का चार्ज आप बता सकते हो। कैसे? तो बता दो, अगर मैं पूछ दूं कि 5 सेंटीमीटर में कितना चार्ज होगा, तो आप कहेंगे 5 इंटू 1 सेंटीमीटर में 2 कूलम, तो इंटू 2 कूलम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 कूलम, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो इसी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि हर एक एक सेंटीमीटर में चार्ज का जो अमाउंट है वो सेम होगा, वो अलग अलग नहीं होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ओके सर जी, तो चलो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कर देते हैं। क्या लिखा गया है? जैसा कि हमने अपने प्यारे बच्चों से कहा है कि व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ और इन द फॉर्म ऑफ लाइन, देन दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज का लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी ऑब्जेक्ट पे लाइन के फॉर्म में हो रहा है तो वहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इसी में एक क्वांटिटी डिफाइन होगी जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अभी मैं समझा के आ चुका हूं इस वाले एग्जाम्पल में। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? वही यूनिट लेंथ में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, उसी को हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है बच्चों। तो उसको लेमडा से रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे। एक बार इसका डेफिनेशन आप लोग पढ़ लो। द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, कि यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। तो अगर मान लो उस रॉड का लेंथ मेरे प्यारे बच्चों L है और उसके पास Q चार्ज है, ठीक है, तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा? आप कहेंगे Q बाई L। और इसी यूनिट लेंथ के चार्ज को हम क्या कह रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो Q बाई L है वही बन जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को इतनी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल्स टू Q बाई L हो जाएगा। चलो अब हम आते हैं बच्चों सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक ऐसा हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जिसको चार्ज दिया और वो चार्ज मेरे प्यारे बच्चों इसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। किसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ बच्चे? एरिया में, ठीक है। तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए इसको डिफाइन कर देते हैं।
द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों फिर से हम एक क्वांटिटी डिफाइन करेंगे जिसको हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको सिग्मा से लिखा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों सिग्मा। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिग्मा। ये पिछले वाले को क्या बोलते थे? लैम्डा। कहाँ गया जी? ये जो है इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों लैम्डा। ठीक है, तो आप इसको बोलना सीखेंगे लैम्डा। ठीक है, चलो। तो सिग्मा हो गया। तो सिग्मा को मेरे प्यारे बच्चों कैसे डिफाइन करोगे? जैसे मान लो हमारे पास ये फिगर है ना, ये फिगर है। अगर मान लो इसका टोटल एरिया मेरे प्यारे बच्चों ए है, अगर एरिया क्या है? ए है, और इसको मैंने क्यू चार्ज दे दिया। ठीक है, तो फिर से वही कि भैया अगर ए एरिया में क्यू चार्ज है तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा? आप कहेंगे क्यू बाई ए। और इसी यूनिट एरिया में प्रेजेंट अमाउंट को हम क्या करें? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वही हो जाएगा क्यू बाई ए। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को इतनी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना बच्चे? यस सर। तो क्यू बाई ए हमारे पास क्या हो जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है बच्चों, चलिए जी, एकदम बढ़िया है सर, बहुत शानदार, अति उत्तम। अगला मेरे प्यारे बच्चों क्या है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर से वही कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसको हमने चार्ज दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों वो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर पूरे वॉल्यूम में हो रहा है, तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक बात है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये सारी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो इसका वॉल्यूम मेरे प्यारे बच्चे V है, मैंने इसको चार्ज Q दिया। ठीक है, तो ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। लेकिन हम यहाँ पे एक क्वांटिटी डिफाइन करेंगे जिसको हम कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और उसको मेरे प्यारे बच्चों मैं रो से लिखता हूं, इसको ऐसे पढ़ना रो। ठीक है, क्या पढ़ोगे? रो। तो मैं इसको रो से रिप्रेजेंट करूंगा, तो रो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, रो हो जाएगा भैया क्यू बाई वी। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो यूनिट वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो को डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि रो इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी के। ठीक है, तो ये तीनों बातें मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से पता होनी चाहिए। तीनों बातें कौन कौन सी बातें जी? फर्स्ट, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल। ठीक है। सेकेंड, देखो क्यू को मैं स्मॉल क्यू लिख दूं, कैपिटल क्यू लिख दूं, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, इसको कैपिटल क्यू ही मान लो लिख दिया मैंने। अगला था सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो क्यू बाई ए है। नेक्स्ट हमारे पास रो था, ठीक है, उसको मैं लिखा क्यू बाई वी। तो ये तीनों बातें मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होनी चाहिए। बात समझ में आई? ये तीनों फॉर्मूले हो जाएंगे हमारे लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। चलिए अब नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों एरिया वेक्टर का। अभी तक आप लोग बच्चों एरिया को हम लोग स्केलर लेके चलते हैं। एरिया क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन अब हम लोग एरिया को एज अ वेक्टर लेके चलते हैं। ठीक है, आज से और अभी से। तो एरिया वेक्टर क्या होगा? जैसे मान लो किसी भी आप प्लेन का एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे मान लो हमारे पास दो फिगर आपके सामने मैं लिया हूं, ये फिगर नंबर 1, ये फिगर नंबर 2। मान लो फिगर नंबर 1 की बात करो, मान लो आपके वही पेज है आपका, ठीक है, आपकी कॉपी का एक पेज मैंने ले लिया। इसका मेरे प्यारे बच्चों मान लो सरफेस, इसका एरिया मान लो एस है।
अच्छा, एक बात मैं अभी बता दूं कि एरिया को मेरे प्यारे बच्चों ना, एरिया को यहाँ पे दो तरीके से लिखा जाएगा, या तो एस लिखूंगा मैं या तो ए लिखूंगा, मतलब लिखने का तरीका अलग अलग किताबों में भी लिखा गया है, ठीक है। बात समझ में आई? एस या कैपिटल ए से एरिया को रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। और वहां पे अगर छोटा सा एरिया एलिमेंट में लूंगा, ये सारी बातें मैं अपने प्यारे बच्चों को बता दूं जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर मैं एरिया एलिमेंट लूंगा तो उसको डेल्टा एस या डेल्टा ए लिखूंगा, ठीक है। डेल्टा एस या डेल्टा ए, कहीं कहीं उसको डीए भी लिखा जाता है, वो बहुत छोटा सा स्मॉल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना, जैसे कि फिगर में लिखा गया है, ये डेल्टा एस है। तो अगर टोटल एरिया बच्चों एस है और मैं इसका छोटा सा पार्ट लूंगा इतने से एरिया को, तो इसको मैं कहूंगा डेल्टा एस, ठीक है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर मेरे प्यारे बच्चों, जिस सरफेस की आप बात करते हो उसका मैग्नीट्यूड उसके इक्वल होता है, लेकिन जो इसके पास डायरेक्शन होगा वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, आउटवर्ड, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ये पेज है, तो पेज के पास दो सरफेस है ना, एक तो ऊपर से देखोगे तो ये वाला, नीचे से देखोगे तो बच्चे ये वाला। तो अगर ऊपर वाले सरफेस की मैं बात करूं तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे ऊपर की ओर, नीचे वाले सरफेस की बात करूंगा तो उसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अंदर की ओर, ठीक है। समझ पाए? चलो, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में लेकिन समझ जाओगे। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे स्फीयर है, इसका एरिया फिर से मान लो एस है, होता है ना सरफेस एरिया, ठीक है, 4 पाई r²। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं छोटा सा इसका पार्ट लिया तो उसका एरिया डेल्टा एस लिखा, और यहाँ पे जब एरिया वेक्टर लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इसके आउटवर्ड एकदम बाहर की तरफ, तो वही हमारे पास एरो दिखा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? चलो अभी मैं आपको समझा देता हूं, पहले मैं इसका डिफिनीशन आपको बता दूं, ठीक है। सारी बातें समझ गए? एरिया वेक्टर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जिस भी सरफेस की आप बात करोगे उसका एरिया जितना होगा उसके मैग्नीट्यूड के बराबर ही एरिया वेक्टर होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है। चलो इसको डिफाइन कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, फॉर अ सरफेस द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर एस इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द सरफेस, जो मैं बात कहा कि उस सरफेस के एरिया के बराबर ही एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, उस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, ठीक है। और उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आई? या मैं उसको डेल्टा ए भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास उसका रिप्रेजेंटेशन है, आपको याद रखना पड़ेगा। कभी डिफिनीशन नहीं पूछा था लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा मैं और आपको बता दूंगा। मान लो मैं एक क्यूब बना दूं, एक क्यूब बनाऊं, थोड़ा सा मैं कुछ बना के सारी बातें आपको समझा दूं जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ये बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा क्यूब, तैयार। अब देख बच्चे, इसके पास सरफेस कितना है? तो आपको पता है एक ये सरफेस है ऊपर वाला, इसके जस्ट अपोजिट नीचे वाला सरफेस होता है। एक ये सरफेस है राइट वाला, इसके जस्ट अपोजिट वाला ये लेफ्ट वाला सरफेस है। अब दो सरफेस बच रहे हैं, इसमें एक ही सरफेस आपको दिख रहा है, एक तो ये पीछे वाला और एक हमारे पास ये सामने वाला। समझ पाए? ये सामने वाला जो हमारी तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब टोटल सरफेस कितने होते हैं बच्चों? 6, ठीक है। अब इन सभी सरफेस का जब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मैं आपको बताऊंगा तो मेरे पास, जब मान लो इसको मैं बोलूं तो इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, ठीक है, आउटवर्ड। अगर ऊपर वाले का बोलूं तो ऊपर वाले का एरिया वेक्टर ऐसे ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। ये बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। इसका मैं बोलूं तो ऐसे हो जाएगा बाहर की ओर। नीचे वाले का बोलूं तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। और जो हमारे सामने जो हमारी तरफ आ रहा है और अपने पीछे है, इन दोनों का एरिया वेक्टर क्या होगा? सामने वाले का अपनी तरफ होगा और पीछे वाले का पीछे की तरफ होगा। वैसे मैंने 4 सरफेस का एरिया वेक्टर आपको दिखा दिया। और आप एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को ऐसे भी दिखा सकते हो, ए पर कैप, ए पर कैप, ए पर कैप।
वैसे एन कैप कहीं कहीं लिखाया था, लेकिन हम लोग ए कैप दिखाएंगे, ठीक है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। बात समझ में आई बच्चे? ओके सर जी। तो मान लो ये फिगर नंबर 1 था, ठीक है। और कुछ फिगर में ले लेता हूं, मान लो एक मैंने सर्कल ले लिया, ठीक है। ये बच्चा क्या है, ये इस प्लेन में, ये हमारे पास सर्कल है इस प्लेन में, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, एक तो ऊपर होगा, ऊपर से देखेंगे, है ना, ऊपर। और एक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे नीचे होगा, डाउनवर्ड। समझ पा रहे हो? एक कैप, एक कैप। अगर मान ली मेरे प्यारे बच्चे यही हमारे पास है और इसको मैं ऐसे रख दूं, है ना, यही हमारे पास, चाहे इसको रिंग कह लो या सर्कल कह लो, जो मन लो वो कह लो, तो इसका एरिया वेक्टर अब क्या होगा बच्चे, अब ऐसे हो जाएगा, है ना। हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ये ए कैप, ये ए कैप, ठीक है। ये फिगर नंबर 3 है। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकालना सीख गए होंगे, ठीक है ना, इतना तो बहुत है। चलो किसी भी प्लेन से मान ले, चलो ऐसे समझा देता हूं। मान लो ये सिलेंडर है, ठीक है। इसके पास कितने सरफेस है बाहर बाहर से, तो आपको दिख रहा है सर, एक ऊपर वाला ये प्लेन सरफेस, नीचे वाला प्लेन सरफेस, ये कर्व सरफेस है, ठीक है। तो जब बच्चे नीचे वाले प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर देखेंगे तो उसका डायरेक्शन ऐसे नीचे होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर नीचे की तरफ। ऊपर वाले का डायरेक्शन देखोगे तो बच्चों ऐसे ऊपर की तरफ होगा। और जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस पे कहीं भी आप अगर लेते हो छोटा सा एरिया, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो बच्चे ऐसे हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, जहां भी आप बात करोगे। ठीक बात है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को इतनी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना, बोलो यस और नो। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक अलग कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये जो छोटे छोटे हैं, एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल, ये सब अभी क्या बन रहा है, माहौल बन रहा है। किसका? वो माहौल बन रहा है बच्चे गॉस लॉ के लिए। ये सारी चीजें गॉस लॉ में यूज होने वाली है, ठीक है। चलिए तो माहौल बनाते हैं। सॉलिड एंगल क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा फील दूं। जैसे मान लो आप आइसक्रीम खा रहे हो आजकल, है ना, वो कोन वाला आइसक्रीम होता है ना, जैसे ये जो फिगर में बना हुआ है, इतना पार्ट, यही जो पार्ट है, ये आइसक्रीम के जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोन वाला, ठीक है। तो उसमें क्या है बच्चों, ये बाहर का एक हमारे पास वो होता है, सरफेस होता है, ये चीज जहां पे हमने ये इसको डार्क किया हुआ है, ये ठीक है, ये एरिया है। और ये एरिया एक पॉइंट पे बच्चे एक एंगल बनाता है, और इसी एंगल को हम क्या कहते हैं बच्चों, सॉलिड एंगल। वैसे नॉर्मली हम एंगल के बारे में क्या बात करते हैं, हम तो यही करते हैं ना कि जो आर्क है, मान लो हमने सर्कल बनाया और इस सर्कल का पूरा पार्ट हमने डिलीट मार दिया, इतना पार्ट, ठीक है। और हम यहाँ पॉइंट ओ से देख रहे हैं, तो इस पॉइंट ओ पर ये जो आर्क का दोनों जो एंड है ना, जितना एंगल बनाता है, मतलब जो भी बनाएगा उसी को तो हम यहाँ एंगल थीटा कहते हैं। ये हमारे पास आर्क है और ये हमारे पास रेडियस आर है, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आर्क बाई रेडियस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहानी अलग है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, कहानी सॉलिड एंगल का अलग है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल को मेरे प्यारे बच्चों ओमेगा से हम रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, ओमेगा से। सॉलिड एंगल को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड एंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर के जगह पे ये एरिया जो हमारे पास है, ये एरिया है, ठीक है। और रेडियस होता है तो इसका यहाँ पे स्क्वायर होता है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और इस फॉर्मूले को मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो हमारी चीज हमारे पास यहाँ पे लिखा भी गया है कि जो एंगल बनेगा वो एस बाई आर स्क्वायर, एस मतलब ये इसका एरिया और ये आर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। The conical angle formed at the center by lines joining all the points of the circumference of
any parts of a spherical surface to the center is called solid angle। इसको ओमेगा से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो एरिया एस ले लिया तो एस बाई आर स्क्वायर। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके रियल लाइफ में। हमने वो आइसक्रीम का कोन बता दिया, ठीक है। गर्मियों के दिनों में वो बच्चे जो वाटरमेलन मिलता है मार्केट में, तो जब आप उसको खरीदते हो तो पहले उसको टेस्ट करते हो, ठीक है। तो उसको टेस्ट करते हो तो वो जो दुकानदार है जो बेच रहा है उसको, वो एक सुंदर सा कट लगा करके एक पीस निकालता है, ठीक है, और उसको आप खा के चखते हो कि ये कैसा है। तो वहां भी सॉलिड एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि वो एरिया बना रही, एकदम नुकीला पार्ट सामने आता है, ठीक है। आपके बर्थडे की जो टोपी है वहां भी आप सॉलिड एंगल देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे एरिया का एक एंगल बनता है कोने पे, ठीक है। तो यहाँ पे सब जगह मेरे प्यारे बच्चों सॉलिड एंगल हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा। और एक फॉर्मूला और भी मैं बता दूं यहाँ पे, देखो, अगर मैं एरिया को, मैंने कहा अपने प्यारे बच्चों से कि एरिया, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार मैं कह रहा हूं कि एरिया को मेरे प्यारे बच्चों मैं एस या ए से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो मैं ओमेगा को ए बाई आर स्क्वायर भी लिख सकता हूं, और एक जगह मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला इसका ऐसा भी लिखा जा सकता है, ओमेगा इक्वल्स टू ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। अब आप कहेंगे सर कॉस थीटा कहां से आया, तो मेरे प्यारे बच्चों वो एरिया वेक्टर का ही कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो यहाँ पे जो रेडियस है एकदम ऐसे है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये थोड़ा सा मैंने टिल्ट बना दिया होता अगर एरिया, तो उसमें कुछ एंगल बन जाता ऐसा, है ना, टेढ़ा मेढ़ा बात है, यहाँ पे कुछ एंगल बन जाता। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर मतलब जो ये आर है, और यहाँ पे जो बनता उसका, उसमें थोड़ा सा एंगल बनता, तो वहां पे कॉस थीटा आता है। बस आप फॉर्मूला याद रखो, ठीक है ना, आप बस उसका फॉर्मूला याद रखो कि ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर है ना। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को इतनी बातें समझ में आई होंगी। जब इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, जब हम लोग गॉस लॉ प्रूफ करेंगे, तो मैं वहां पे आपको ये बताऊंगा कि ए कॉस थीटा कैसे आया हुआ है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब एक हमारे पास अलग कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या नाम है बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये क्या होता है जी? तो ये सारा मैंने कहा ना कि सारा माहौल बन रहा है किसके लिए? गॉस लॉ पढ़ने के लिए, ठीक है। ये छोटे छोटे जो हमारे पास एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल या इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पढ़ रहे हैं, तो ये सारे कहाँ पे यूज होंगे? गॉस लॉ में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट भी आपके लिए बहुत ही मजेदार है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो मान लो कोई सरफेस है, उस सरफेस को अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, तो उस सरफेस से परपेंडिकुलर जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती हैं, हम उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल सी बात है, ठीक है। फिगर में आपको साफ साफ दिखाया गया है कि मान लो ये फिगर नंबर 1, ये हमारे पास फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4, ठीक है। फिगर नंबर 1 की बात करोगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक है। उसमें हमने डेल्टा एस एक सरफेस ले लिया, एरिया ले लिया, और उसको हमने रखा, तो उससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहेंगी, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फ्लक्स आएगा, ठीक है। फिगर नंबर 2 में भी हमारे पास कुछ फ्लक्स आएगा, फिगर नंबर 3 भी हमारे पास कुछ फ्लक्स आएगा, फिगर नंबर 4 में भी हमारे पास कुछ फ्लक्स आएगा। अब यहाँ पे देखो, आप कहेंगे सर 4 फिगर क्यों है? तो 4 फिगर ये है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सरफेस को मैं घुमा रहा हूं, सरफेस को मैं क्या कर रहा हूं? घुमा रहा हूं, उसका ओरिएंटेशन लगातार चेंज कर रहा हूं। उसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो ये मेरी जो उंगलियां हैं, ये दिख रही ना साफ साफ, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मान लो रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब मैं एक सरफेस लाया, ये मान लो एक सरफेस हमारे पास, ठीक है। इस सरफेस को मैंने ऐसे रख दिया, तो क्या चारों के चारों उंगली इससे पास कर रही हैं? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल पास कर रही है, ठीक है। अब मैं मान लो मेरे प्यारे बच्चों इसको रोटेट करूंगा, जब इस सरफेस को मैं रोटेट करूंगा तो हो सकता है अब क्या हो, केवल 3 उंगली उससे पास करे, पहली वाली उंगली ऊपर से चली जाए, ठीक है। अब मान लो अगर इसी सरफेस को मैंने ऐसे रख दिया, तो अब बच्चे इसके एरिया से कोई भी
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही है, तो वहां पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो सरफेस है उसको मैं क्या कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं, तो उससे उस सरफेस से पास करने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो अभी और भी अच्छे से उस चीज को आप सीखेंगे, समझेंगे। तो ये हमारे पास चार फिगर उस जैसे है। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को इतनी बातें समझ में आई होंगी। पहले हम लोग फ्लक्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो फ्लक्स वही जो मैंने आपको कहा कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग अ गिवन एरिया इन अ यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई ई। ठीक है, आप जनरली इसको फाई से भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ई इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब हम लोग मैग्नेटिज्म आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां भी एक फ्लक्स आएगा इसी के जैसा, तो वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स उसका नाम होगा। तो उसका नाम मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ऐसे ही फाई से ही लिखेंगे, लेकिन वहां पे बी लिखेंगे। बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, अब इसके फॉर्मूले की हम बातचीत करेंगे। तो ऐसा देखा गया कि फ्लक्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो अगर डिफिनीशन कह रही है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों एक तो एरिया पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर मान लो एरिया बड़ा तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे पास करने लग जाएंगे। बात समझ पा रहे हो, मैं आ जाओ समझाता हूं। ठीक है, आ जाओ, एकदम आराम से आपको समझना है। मान ले मैंने पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दिए ऐसे। ठीक है, इसी ऐसे ही फिगर से हम लोग सारी बातें समझ जाएंगे। अरे रे रे रे, समझ पाए ये क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सॉरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कह लो। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करूंगा, एक मैं एरिया लूंगा। मान लो हमारे पास ये एरिया है, ठीक है, सरफेस एरिया है। ठीक है, तो इससे बच्चों कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, आप कहोगे दो। ठीक है, वन और टू। ठीक है, अगर मान ले, अगर मान ले, समझना चीजों को बहुत अच्छे से समझना। अगर मान ले मेरे प्यारे बच्चों एक और हम सरफेस एरिया लेते हैं, लेकिन अब मैं इसका एरिया बढ़ा दिया। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट, ये हमारे पास सेकेंड। तो अब इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, आप कहोगे ये वाली कर रही है, ये वाली कर रही है, ये वाली कर रही है। ठीक है, अच्छा, इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2। ठीक है, चलो एक और मैं ले लेता हूं, लेकिन यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया है ना। और मेरे प्यारे बच्चों एरिया को मैं बदल रहा हूं। ठीक है, समझ पा रहे हो। और ये मैंने एरिया कौन सा लिया, एक सर्कल लिया है मैंने, और वो इस प्लेन में है, ऐसा कुछ फील कर पा रहे हो, फील करो, बहुत मार मारूंगा। चलो, तो अब देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मान लो इसका एरिया मैंने A3 कह दिया, और इससे कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, सारी की सारी कर रही हैं, सारी सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं बताओ कि इसका फ्लक्स मैं बोल दूं φ1 है, इसका मैं फ्लक्स बोल दूं φ2 है, इसका मैं फ्लक्स बोल दूं φ3 है, तो कौन ज्यादा होगा। तो आप कहेंगे सर डिफिनीशन कहता है कि किसी सरफेस से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे उसी को फ्लक्स कहेंगे। तो सर φ3 ज्यादा होगा, उसके बाद φ2 होगा, उसके बाद सबसे कम कौन होगा, φ1 होगा। तो φ3 ग्रेटर देन φ2 ग्रेटर देन φ1। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, जल्दी बोल, जल्दी बोल मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, यानी कि जो फ्लक्स है वो एरिया पर डिपेंड कर रहा है। तो चलो ये पहली बात हमने लिख ली कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम फाई ई भी लिख सकते हैं, चलो वो बच्चों एरिया पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, पहली बात हो गई। चलो, अब बच्चे एक और फिगर बना लो। अब मैं एरिया को फिक्स रखूंगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे प्यारे बच्चों वेरी करेगा।
मान लो कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आई? ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब मान लो मैं एक सरफेस एरिया लेता हूं। ठीक है, इतना छोटा सा ले लिया। ठीक है ना बच्चे, इतना ही ले लिया मैंने। ऐसा बनाऊं, थोड़ा सा अलग बनाते हैं। छोड़ो इसको। डिंग 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 डिंग। कुछ और फिगर बनाने की सोच रहा हूं मैं। ठीक है बच्चे, हमने सीखा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, हमने सीखा था कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास होती हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। तो मान लो ऐसा मैं बना लेता हूँ। हाँ, ऐसे सही रहेगा, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, मान लो ऐसा मैंने ले लिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही है। ठीक है बच्चों, यहां पे मैंने एक सरफेस लिया, सेम सरफेस। ठीक है बच्चा, मैं देखो ये नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे प्यारे बच्चों वेरी है। आप देख रहे हो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। ठीक है, तो ये मान लो मेरे प्यारे बच्चों एरिया ए है। ठीक है, इसी को मैंने क्या कर दिया, कॉपी किया और मान लो यहां पे मैंने पुट कर दिया, यहां पे। ठीक है, तो अब देखो इस जगह पे मान लो इस पॉइंट का नाम है 1, इस पॉइंट का नाम है 2। ठीक है, तो इस जगह पे मेरे प्यारे बच्चों फ्लक्स ज्यादा होगा कि यहाँ पे फ्लक्स ज्यादा होगा? तो आप कहेंगे इसको अगर मैं फाई 1 बोलूं, इसको मैं अगर फाई 2 बोलूं, तो यहाँ पे क्या है, फाई 1 ग्रेटर देन फाई 2 है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यानी कि अगर एरिया हमने कांस्टेंट किया, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे लिख लो एरिया कांस्टेंट है जी, है ना। और यहाँ पे पहले वाले पार्ट में हमने क्या किया था, हमने किया था ई कांस्टेंट है। ई क्या हमने ले लिया, कांस्टेंट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया को हम वेरी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एरिया कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रही है। तो आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है। तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो फ्लक्स कम। क्यों? क्योंकि फ्लक्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होंगी ना। ठीक है, तो ये दोनों बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई होंगी। अब बच्चे तीसरी बात, ओरिएंटेशन की हम बात करेंगे। ठीक है, ओरिएंटेशन की, इसका मतलब क्या है, मान ले फिगर बनाता हूं मैं। यहां पे ई और यहाँ पे एरिया और मेरे प्यारे बच्चों दोनों फिक्स होंगे। ठीक है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं दोनों को मैं फिक्स करूंगा। देखना, बस बस देखते रहो आप लोग। ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और हमारे पास मान लो ये एरिया है, मैं ऐसा ले लिया। ठीक है बच्चा, चलो, तो ये पोजीशन नंबर 1 है। अब इसी के एरिया के जितना मेरे प्यारे बच्चों हम एरिया लेंगे, लेकिन अब मैं उसको घुमाऊंगा। क्या करूंगा मैं, उसको घुमाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको बच्चा रोटेट करता हूं, मान लो ऐसा कर दिया, दूसरे पोजीशन के जैसा कर दिया। ठीक है, ऐसा ही मैं एक और एरिया सेम ले रहा हूं, मान लो मैं उसको ऐसे रख दिया। ठीक है, समझ पा रहे हो? टिंग 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 टिंग। चलो इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, ऐसे बना देते हैं हाथ से, ऐसे। ठीक है, यही सेम एरिया है, बस थोड़ा सा समझिएगा, हाथ से इतना सुंदर तो
मैं कलाकार हूं नहीं कि बन जाएगा, है ना। चलो ऐसे ही मतलब एरिया सेम है, ये तीसरा पोजीशन। ठीक है बच्चों, देख तो हुआ क्या, हुआ क्या, तीसरा पोजीशन थोड़ा सा सुंदर बना लेते हैं सर। मान ले ऐसा है तीसरा पोजीशन, ठीक है। तो इन तीनों पोजीशनों पे देखो, इस वाले सरफेस से, इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं वो मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग हैं। पहले वाले में देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दूसरे वाले में एक भी नहीं, तीसरे वाले में एक पास कर रहा है, ठीक है। यानी कि जब उसके, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है बच्चे, जैसे मान लो ये मेरा हाथ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में घुस जा रहा हूं। अगर मेरा ये सरफेस है तो इस सरफेस से सभी की सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। जब मैं इसको ऐसे रोटेट करने लग जाऊंगा तब बच्चे इसके सरफेस से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी ना। जब मैंने इसको सीधा ऐसे रख दिया तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक भी नहीं पास करेंगी, सब ऐसे सीधे निकल जा रही है। तो यानी कि ओरिएंटेशन भी डिपेंड कर रहा है। तो इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जो फाई ई है वो डिपेंड कर रहा है कॉस थीटा पर। और ये कॉस का क्या होता है, एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर, ठीक है, ई एंड एरिया वेक्टर, ऐसे लिख लो, है ना। चलो, तो अब इन सभी बातों को जब मैंने मिला दिया, ये तीसरी बात थी, तो जो फ्लक्स होता है वो मेरे प्यारे बच्चों डिपेंड कर रहा है किस पे, ई ए कॉस थीटा पर, ठीक है। तो इसी को मैं इक्वल भी लिख सकता हूं कि फाई ई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। और मेरे प्यारे बच्चों अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारे पास फॉर्मूला है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ई ए कॉस थीटा या ई एस कॉस थीटा जो मतलब वो लिख लो। चलो बता देते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, ई डेल्टा एस लिखो, ई एस लिखो, ई ए लिखो, जो मन ले वो लिख लो, ठीक है। सारी बातें क्या है, सही है। और इसका सुंदर बच्चे चित्र यहाँ पे बना हुआ है, आपको दिख रहा है कि ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है। उस सरफेस को अगर मैंने एकदम बच्चे परपेंडिकुलर रख दिया है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो मेरे प्यारे बच्चों सारा का सारा फील्ड लाइन इससे पास कर रही है। अगर ऐसे रख देंगे तो थोड़ा सा कम पास करेगा। अभी आगे और भी फिगर में बनाया हूं अपने प्यारे बच्चों के लिए, टेंशन नहीं लेने का। चलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। इसका यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीजें मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ तरीके से लिखा गया है, एम एल पे क्यू टी पे -3 ए पे -1, ऐसा होगा, ठीक है। समझ पाए, चलिए ये मतलब ऐसा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, ठीक है। समझ पाए, इसको मैं रब कर देता हूं। चलो, तो ये बातें याद रखिएगा। कैसे निकालेंगे, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने निकाला था। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या मैं डायमेंशन निकाल के बताऊं क्या बोलो, नहीं ना, यूनिट बता देता हूं, यूनिट जरूर बताऊंगा, आ जाओ। फ्लक्स होता है ई ए, कॉस थीटा को हटा दो, ठीक है, ए लिख सकता हूं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के दो वेक्टर हो, मतलब दो यूनिट होते थे। याद करो वो दिन, याद करो वो दिन जब यू इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पढ़ा था न्यूटन पर कूलाम, ठीक है बच्चे। और मेरे प्यारे बच्चों आगे जब हम बात करेंगे दूसरा चैप्टर, अभी हमने बात नहीं किया है, तो वहां पे ये यूनिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी इस यूनिट के बारे में चर्चा छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको ये नहीं पढ़ाया है, ठीक है। वहां पे एक रिलेशन आएगा, ये रिलेशन मैं बता देता हूं कि आएगा E इज इक्वल्स टू माइनस का dv बाई dr, ठीक है। तो इस रिलेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट हो जाएगी वो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर, ठीक बात है। तो अभी इस यूनिट को छोड़ दो, वहां पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम
न्यूटन पर कूलाम से बात करें और ये एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है बच्चा, ये हमारे पास बातें हैं। ठीक है ना। चलो अब बच्चों वही जो मैं फिगर बना के आपको बता रहा था, वही फिगर यहाँ पे हमारे पास है, आपको साफ साफ दिख रहा है। ठीक है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स इस डायरेक्शन में है और हमारे पास सरफेस एरिया हमने ये लिया, ठीक है, और उसका एरिया वेक्टर इधर है, इसको एन कैप ए कैप जैसे मतलब ऐसे दिखा लो, तो आप दिख रहा है बच्चों सारी की सारी फिल लाइनें इससे पास कर रही हैं, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम। अच्छा, मैक्सिमम फ्लक्स के लिए क्या होता है? कॉस थीटा। देखो जिसे मान लो मैं क्या कह रहा हूं, समझो बात को। फाई ई हमारे पास क्या है? ई ए कॉस थीटा है, ई ए कॉस थीटा है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, हाँ सर एकदम ठीक है। तो ये जो कॉस थीटा है वो मैक्सिमम कब होगा? जब 1 हो जाए। ठीक है बच्चों, और मिनिमम क्या होता है? -1। तो मेरे प्यारे बच्चों हम चाहते हैं कॉस थीटा को 1 करना, तो कॉस थीटा 1 कब होता है? कॉस थीटा 1 होता है सर कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। इतनी बात समझ पा रहे हो? तो ये जो फाई ई है वो मैक्सिमम कब होगा? वो मैक्सिमम होगा कॉस 0 डिग्री पर। बात समझ में आई? कब होगा बच्चों? कॉस 0 डिग्री पर। और जो फ्लक्स है, जो फाई ई है, वो 0 कब होगा? वो होगा कॉस 90 पर। बोल, इतनी बात आपको समझ पे आई? तो वही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, आप इसको एक बार देखिए। ये मैक्सिमम फ्लक्स है। 0 फ्लक्स कब बच्चे? जब 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और ये तो जनरल केस है कि एरिया वेक्टर और ई के बीच कुछ एंगल थीटा बनेगा, तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। समझ पाए बात को? चलो आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों गॉस लॉ पे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में जो भी हमने छोटी छोटी क्वांटिटी पढ़ी, चाहे एरिया वेक्टर है, चाहे सॉलिड एंगल है, चाहे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो सारा माहौल किसके लिए था बच्चों? गॉस लॉ के लिए। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या है? जैसे मान लो हमने कहा कि हमने पहले लेक्चर में हमने कहा था बच्चों कि कुलोम्स लॉ हर जगह वैलिड नहीं है, वो केवल पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। तो गॉस लॉ कहता है कि भैया, गॉस एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना लॉ दिया जिसको हम लोग गॉस लॉ सीख रहे हैं। तो मेरे पहले जो गॉस लॉ क्या है? हर एक टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा हो, चाहे रेगुलर शेप का हो, जो मतलब वो हो। ठीक है, तो यानी कि जो हमको दिक्कत हो रही थी कुलोम्स लॉ से, उसको बच्चे कौन आसान कर देता है? गॉस लॉ। ठीक है, तो चलिए गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि अगर कोई हमारे पास एक क्लोज सरफेस, लेकिन एक बात कहता है, क्या कहता है? क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो किसी भी क्लोज सरफेस के भीतर जितने भी चार्ज रहेंगे उससे कितना फ्लक्स पास करेगा, तो उसकी जानकारी देता है हमारा गॉस लॉ। ठीक है, तो उसका स्टेटमेंट जो होगा मेरे प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि गॉस लॉ को समझाइए, गॉस लॉ क्या है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों पहले इसके स्टेटमेंट को सीखिए। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, द टोटल फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the closed surface। आपके दिमाग में बिठाना है कि सबसे पहले गाउस लॉ क्लोज सरफेस की बात करता है। ठीक है, जो चार्ज हो वो क्लोज्ड हो, खुला नहीं होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो फ्लक्स पास करेगा उस क्लोज सरफेस से, वो क्या होगा? जितना उस क्लोज सरफेस के भीतर टोटल चार्ज है उसका 1 बाई एप्साइलन नॉट टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास उसका फॉर्मूला हो जाता है फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्साइलन नॉट। इसको बच्चे हम ऐसे भी लिखते हैं, फाई इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्साइलन नॉट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चाहे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्यू क्या है? इनक्लोज्ड चार्ज है उस सरफेस के भीतर का। जैसे मान लो इस सरफेस की हम बात कर रहे हैं, फिगर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस फिगर को एकदम गौर से देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप कहोगे कि जो मैंने क्लोज सरफेस बनाया उसके भीतर टोटल चार्ज कितने हैं, है ना? तो हमको चाहिए क्यू नेट या क्यू इनक्लोज्ड कह लो, तो वो क्या है? Q1 है, Q2 माइनस है तो माइनस Q3 माइनस Q2 है,
और Q5 माइनस है तो माइनस का Q5 है। ये टोटल नेट चार्ज है इस इनक्लोज सरफेस के भीतर। ठीक है, तो यही क्या Q इनक्लोज्ड भी है ना? आप कहेंगे हाँ जी, यही तो Q इनक्लोज्ड है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इस सरफेस से फ्लक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बस इनकी वैल्यू यहाँ पे Q इनक्लोज्ड पे डाल दो, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये हमारे पास इसके लिए आंसर है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आई सर, आई सर, आई। चलो, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात और है कि गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म कभी कभी आपसे पूछा था, तो उसका इंटीग्रल फॉर्म मेरे प्यारे बच्चों ये है, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट ds। ये कहां से आया है? वही हमारे पास फ्लक्स से। फ्लक्स क्या होता था? ई डॉट ds होता था, ई डॉट ए होता था, ई डॉट एस, जो भी हम लोग लिखते थे। ठीक है, और फ्लक्स के बारे में गॉस लॉ भी बता रहे, तो दोनों फ्लक्स हम इक्वल करेंगे तो हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी क्या है? क्लोज सरफेस एरिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म है गॉस लॉ का। अब बच्चे गॉस लॉ को हम प्रूफ करेंगे, है ना? आपके एनसीईआरटी बुक्स में या ढेर सारी बुकों में मेरे प्यारे बच्चों इस डेरिवेशन को ऐसे एक स्फीयर बना के किया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक जनरल फिगर ले लिया हूं। मान लो ये सेंटर ओ है, जैसा वो फिगर बनाता है मैं वैसा ही बना देता हूं, जिससे कि आपको कोई टेंशन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम लोग अगर एक सरफेस ले लें ऐसा, ठीक है, तो सेंटर से इस सरफेस को ऐसे मिला देते हैं, जैसा एनसीईआरटी में करता है और सारी किताबों में भी किया हुआ है, बहुत सारी किताबों में ऐसे भी करता है। तो दोनों तरीका हम लोग सीख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जब ऐसा बनाओगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें और इसमें अंतर क्या है कि ये जो फिगर है ये बहुत आसान है। ठीक है, जो ये फिगर है एकदम स्फेयर वाली, ये बहुत आसान है। तो ये हमारे पास डीए वेक्टर हो जाएगा, ये डीए है। ठीक है, ये जो एरिया हमने लिया ये डीए है, और ये हमारे पास रेडियस आर है। ठीक है बच्चा, और यहाँ पे जो ओमेगा बनेगा वो बनेगा डी ओमेगा, है ना? तो अब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, अगर मान ली यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे या कहीं भी इस वाले स्फेयर में, तो मेरे प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका भी डायरेक्शन ऐसे ही होगा। तो इस वाले फिगर में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डीए के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? एंगल इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एंगल थीटा है, 0 डिग्री नहीं है। बस इतना ही अंतर है इन दोनों फिगरों में। समझ पाए? बोलो। तो जब इतना अंतर है तो थोड़ा सा ये आसान हो जाता है, ये जो सीधा सीधा स्फीयर बना देते हैं, और थोड़ा सा ये कठिन हो जाता है। कठिन कुछ नहीं है, बस वही वहां पे थीटा आ जाएगा और कुछ नहीं है। चलो करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे पास जो सबसे पहले आपको ऐसा फिगर बना देना है। हमने एक रैंडम फिगर लिया हुआ है, या आपकी मर्जी है, आप ऐसा स्फीयर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसलिए मैंने बना भी दिया। ठीक है, आप दोनों में से कोई फिगर बना लेंगे, और सारी बातें जैसे भी लिखा जाता है वो सब मान मान के आप लोग लिख लेंगे कि भीतर चार्ज कितना है, क्यू है। ठीक है, और हमने एक सरफेस एरिया लिया ए, सारी बातें आप लिख लेंगे। ठीक है, रेडियस आर है, डीए हमने वहां पे एक सरफेस एरिया एलिमेंट ले लिया, ये सारी बातें आप लिख दोगे। कहानी स्टार्ट होती है मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। कहां से बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, कि जो हमने एलिमेंट एरिया लिया हुआ है ये, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, तो इसका एरिया है डीए, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो मेरे प्यारे बच्चों इससे जो फ्लक्स पास करेगा, मान लो मैं बोल देता हूं डी फाई ई। अच्छा, अब यहीं पे एक बात मैं और बता दूं, जैसे मान लो मैंने कहा ना कि एरिया को ए या एस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये एरिया है। ठीक है, तो एरिया एलिमेंट को, है ना, बहुत ही स्मॉल एरिया, एरिया एलिमेंट मतलब बहुत ही स्मॉल एरिया की बात होगी, तो उसको मेरे प्यारे बच्चों ना हम लोग डेल्टा एस या डेल्टा ए, या मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसको
ds या da भी लिखते हैं। ठीक है, बस लिखने का तरीका है, उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। डेल्टा ए लिखो, ds लिखो, डेल्टा ए लिखो, da लिखो, जो मन लगे वो लिख लो। ठीक है ना, तो ये लिखने का तरीका है, तो वही मैं बता रहा हूं। तो उसी तरीके से अगर मान लो हमारे पास फ्लक्स है फाई, तो अगर छोटा सा फ्लक्स पास करना है, मतलब छोटे से एरिया में मान लो फ्लक्स पास करेगा फाई, तो इसको मैंने लिखा ई ए। ठीक है, या कॉस थीटा लिख दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास सेम है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो छोटे से एरिया के लिए इस फाई को मैं डी फाई लिख देता हूं। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करें तो इसको कैपिटल ई लिखते हैं। ठीक है, तो ई तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो ए है वो डी ए बन जाएगा और ये कॉस थीटा बन जाएगा। बस मैं ये बात कर रहा था, तो कुछ अलग नहीं है, बस मेरे प्यारे बच्चों लिखने का तरीका है। समझ पाए? तो हमारे पास जो हमने एरिया एलिमेंट डी ए लिया है, उससे मेरे प्यारे बच्चों जो फ्लक्स पास करेगा वो डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा है। वही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, देख लो आप। ठीक है, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। कोई चार्ज है उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यही फॉर्मूला होता है। बाकी डी ए कॉस थीटा हमारे पास लिखा गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसी से मैं नेक्स्ट लाइन आपको बता दूं, उसके बाद साफ साफ लिखा गया, आप समझ जाएंगे। देखो, यहीं से मैं डी फाई ई लिख सकता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, देख मैं क्या करूंगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर दूंगा, और यहाँ पे जो डी ए कॉस थीटा है उसके नीचे मैं आर स्क्वायर ले जाऊंगा। अब मेरे प्यारे बच्चों को कुछ बातें याद करानी है मुझे, कि मैंने जब सॉलिड एंगल बताया था तो वहां पे ये चीजें मैंने लिखी थी कि सॉलिड एंगल का दो फॉर्मूला मैंने अपने प्यारे बच्चों को बताया कि ए बाई आर स्क्वायर या ओमेगा इक्वल्स टू ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर है। तो अगर ओमेगा इक्वल्स टू ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, तो क्या मैं इसको डी ओमेगा इक्वल्स टू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? आप कहेंगे सर नहीं होगी दिक्कत। तो बस वही है, ये क्या बन जाएगा अब मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट लाइन में डी ओमेगा बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? करूं आगे? चलिए, तो वही मेरे प्यारे बच्चों देख लो, इसको मैंने क्या लिख दिया, डी ओमेगा लिख दिया। यहां तक की बातें सब कुछ क्लियर होंगी, यहां तक की। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे देख, सिंपल सी बात है, हमने लिखा भैया इस छोटे से एरिया एलिमेंट का डी फाई ई, हमको चाहिए पूरे पूरे सरफेस का फ्लक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं टोटल फ्लक्स निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ही छोटा 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 एरिया एलिमेंट लेकर के मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, सबको जोड़ दूंगा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, ऐड करना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे यूनिफॉर्म है इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा डी फाई ई। ठीक है, ये तरीका होता है टोटल फ्लक्स निकालने का। अब बस नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, डी फाई की वैल्यू क्या है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे डी ओमेगा है। अब बच्चे एक बात और अभी आप याद रखोगे, यहाँ पे पहले मैं लिख लूं, क्यू वही है, नहीं बदल रहा, तो जो नहीं बदलेगा वो इंटीग्रेशन से बाहर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो नंबर है, अब इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। ठीक है बच्चे, देख अब समझ में आना है आपको कि मेरे प्यारे बच्चा लोग, मेरे प्यारे बच्चा लोग, जो ये डी ओमेगा होगा ना, डी ओमेगा, तो आप याद रखो कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो हमारे पास सॉलिड एंगल होता है वो मेरे प्यारे बच्चों 4 पाई होता है। क्या होता है, 4 पाई। क्या होता है मेरे बच्चों, 4 पाई। कैसे आया जी, आ जाओ देख, यही कोने में बता देता हूं। ओमेगा इक्वल्स टू है एरिया बाई आर स्क्वायर। अगर हम स्फेयर की बात करते हैं तो स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये नीचे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, 4 पाई। तो ये जो इंटीग्रेशन डी ओमेगा है, यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, 4 पाई बन जाएगा। तो सारा कुछ कर जाएगा, केवल बचेगा क्यू बाई एप्सिलॉन। यहां से अब तक हमने बात कर ली थी, और हमने ओमेगा को 4 पाई डाल दिया, ये इंटीग्रेशन लिख लो इसको, इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल्स टू 4 पाई। ठीक है, तो ये हमारे पास कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को यहां तक की बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ठीक है बच्चा,
तो ये हमारे पास गॉस लॉ था जिसको हमने सीखा। ये सारी गॉस लॉ के बारे में बातें मेरे प्यारे बच्चों बताई गई हैं, ठीक है ना। तो गॉस लॉ इज ट्रू फॉर ओनली क्लोज सरफेस रिगार्डलेस ऑफ इट्स शेप एंड साइज। इन एक्सप्रेशन phi is equals to q by epsilon naught, q is the sum of all the charges, जो भी बातें हैं वो यहाँ पे सारी बातें लिखी गई हैं गॉस लॉ के हिसाब से। These charges can be located anywhere within the surface। ये बातें आपको याद रखनी है कि जो हमने गॉस लॉ की बात की उसके भीतर जो चार्ज है वो मेरे प्यारे बच्चों सेंटर पे चाहे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि सेंटर पे या इस जगह पे, स्पेसिफिक उसके लिए कोई भी बातें नहीं है। दिस सरफेस टू बी सिलेक्टेड फॉर एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन लॉ या गॉस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, है ना बच्चे। यहाँ पे गॉसियन सरफेस होगा, ठीक है, गॉसियन सरफेस लिखा हुआ है, ठीक बच्चे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग क्या बातें करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में जो भी हमने सीखा, मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मेरे प्यारे बच्चों डाउट है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे प्यारे बच्चों आप हमारे फिलो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पे हमारे एक्सपर्ट ट्यूटर से जुड़ करके मेरे प्यारे बच्चों अपने सभी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो इस सुविधा का लाभ आप लोग जरूर उठाइए। मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।